Good morning, students. Today we continue our topic that is objectives of business. जो previous chapter हमारा उसी में चल रहा था chapter 1 उसी को हम continue कर रहे हैं. So objectives of business, there are some objective of business. First is economic objective. अब economic objective में कौन कौन से objectives include होते हैं? तो first objective इसमें आता है profit. जैसे हमने इसका characteristic भी देखा था business का कि business is the activity which is having a purpose of earning profit. तो बिजनेस क्यों किया जाता है? कोई भी पर्सन बिजनेस क्यों करता है? इसी पर्पस के साथ करता है कि उसको प्रॉफिट हो. प्रॉफिट हम किसको बोलते हैं? डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस. जब कॉस्ट प्राइस या परचेज प्राइस बहुत ही कम हो और सेलिंग प्राइस बहुत ज्यादा हो तो उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट. तो हर एक बिजनेस जब भी स्टार्ट किया जाता है तो हमेशा वो प्रॉफिट के पर्पस से ही स्टार्ट किया जाता है. ये अलग सिचुएशन है कि अगर कभी बिजनेस को लॉस हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि बिजनेस बंद ही कर दिया जाए, लेकिन लॉस के बाद ओनर को बार बार ये ट्राई करना होता है कि वो अपने लॉसेबल बिजनेस को प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सके. So business is having always the profit purpose. It is a primary purpose of business. So profit, goods purchased at lower price and sold at higher price. By this way business gets profit. Business is always started with the purpose of earning profit. Profit earning with business ethics is primary purpose of business. Business को profit तो earn करना है, but कैसे earn करना है? With business ethics. business के कुछ सिद्धांत होते हैं कि कस्टमर के साथ कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, उसको क्वालिटी अच्छी मिलनी चाहिए. ये सब बिजनेस एथिक्स होते हैं. इन एथिक्स को फॉलो करते हुए बिजनेस को अपना ये फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना होता है. इफ देयर विल बी लॉस इन बिजनेस देन आल्सो एन ओनर रन्स बिजनेस with the hope of profit and always try to earn maximum profit for business. तो ये business का था first objective. Now second objective of business, it is maximization of wealth. wealth क्या होता है? wealth का मतलब होता है properties, assets. business का जब profit earning का purpose satisfy होता है तो बाद में उसका नया purpose जो है वो शुरू हो जाता है अपनी properties को increase करना, क्योंकि बिजनेस के पास जितनी ज्यादा एसेट्स और प्रॉपर्टीज होगी उतना बिजनेस फाइनेंशियली स्ट्रांग बनेगा. सो इट इज द सेकंड वन पर्पस ऑफ बिजनेस टू मैक्सिमाइज इट्स वेल्थ. कंटिन्यू बिजनेस को अपनी एसेट्स और अपनी प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करना है. प्रॉफिट अर्निंग इज अ शॉर्ट टर्म पर्पस बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ लॉन्ग टर्म पर्पस. प्रॉफिट तो बिजनेस को एवरी ईयर मिलता है तो वो उसका एक शॉर्ट टर्म कंटिन्यू पर्पस है, कभी बंद होने वाला नहीं है. लेकिन एसेट बढ़ाने का जो पर्पस है, प्रॉपर्टीज इंक्रीज करने का जो पर्पस है, वो शॉर्ट टर्म में पूरा नहीं हो पाता है. वो उस पूरा करने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए. सो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ इज अ लॉन्ग टर्म पर्पस. नाउ थर्ड ऑब्जेक्टिव, अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. अब अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आता है बिजनेस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सपांशन ऑफ मार्केट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. बिजनेस में जो भी वर्कर्स और एम्प्लॉइज है, बिजनेस के पास जितना भी कैपिटल है, फाइनेंशियल पोजीशन जो भी है, उन सब का प्रॉपर वे में, करेक्ट वे में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हुए, वेस्टेज को बिल्कुल डिक्रीज करते हुए, वेस्टेज को बिल्कुल अवॉइड करते हुए अपने बिजनेस का ग्रोथ और डेवलपमेंट करना है, उसको बोला जाता है अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव. अब सोशल ऑब्जेक्टिव में कौन कौन सी चीजें आती है? तो सोशल ऑब्जेक्टिव में हम देखें कि बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो बिजनेस की शुरुआत ओनर करता है. ओनर जो है सोसाइटी का मेंबर है. बिजनेस को जो प्रॉफिट मिलता है वो कस्टमर से मिलता है, कस्टमर भी सोसाइटी के मेंबर है. कोई भी बिजनेस एक्टिविटी ऐसी नहीं है जो सोसाइटी के बिना या सोसाइटी से अलग होके एस्टेब्लिश हो सके या डेवलप हो सके. तो बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि वो भी अपनी सोसाइटी के लिए कुछ जो है जिम्मेदारियां पूरी करे. So it is necessary to take care of interest of different groups of society. सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनके वजह से बिजनेस आगे बढ़ता है, जैसे डेप्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, गवर्नमेंट हैं, इन्वेस्टर्स हैं, कस्टमर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं. ये सब बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स हैं जिनकी वजह से बिजनेस को आगे बढ़ने में हेल्प मिलती है. तो बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी इन सबके फेवर में अपने डिसीजंस और अपने टारगेट्स रखे. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज are connected with the human values, commitment, integrity, charity, partnership, sensitivity, honesty, collaboration and green initiatives.
मतलब पॉल्यूशन कंट्रोल और ऐसी जितनी भी सोशल एक्टिविटीज हैं जो सोसाइटी के लिए अच्छी हो, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी बनती है? बिजनेस की। देन सेकंड इज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया, अब साथ साथ में बिजनेस को सोसाइटी का डेवलपमेंट भी करना है। सोसाइटी का डेवलपमेंट कब होगा? जब एक एक पर्सन को अर्निंग का चांस मिलेगा, पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जितना ज्यादा बिजनेस का डेवलपमेंट होगा, उतना ज्यादा से ज्यादा लोगों की उसको एज अ एम्प्लॉय और एज अ वर्कर जरूरत पड़ेगी, तो वो ज्यादा लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफर करेंगे, ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगा, वो लोग ज्यादा पैसा कमा सकेंगे और जिससे पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सकेगा। थर्ड आता है प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस। बिजनेस की अपनी जो रेपुटेशन होती है मार्केट में, वो रेपुटेशन हमेशा क्वालिटी से होती है। एक बार कस्टमर के माइंड में अगर क्वालिटी सेट हो जाती है प्रोडक्ट की, तो फिर बिजनेस अगर उसको हाई रेट पे भी सेल करना चाहे तो भी उसके लिए ये चीज पॉसिबल हो जाती है। सो इट इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर बिजनेस टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, मेक द प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल टू द सोसाइटी with best quality so that customers can satisfy their needs। फिर इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है अदर ऑब्जेक्टिव्स। अदर ऑब्जेक्टिव्स में बिजनेस की पॉलिसीज, बिजनेस के रूल्स, एक्शंस जितने भी हैं वो सब सोसाइटी के फेवर में होने चाहिए और नेशनल मोटिव जो है बिजनेस के पॉलिसीज में आना चाहिए। बिजनेस की कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जो हमारे देश के, हमारे कंट्री के अगेंस्ट में हो। इसीलिए ये भी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने कंट्री की नेशनल इनकम को या पर कैपिटा इनकम को भी इंक्रीज करने में हेल्प करे। अब हम डिस्कस करेंगे बिजनेस रिस्क के बारे में। अब बिजनेस रिस्क जो है कौन कौन से होते हैं? तो बिजनेस रिस्क होते हैं नेचुरल रिस्क एंड मैन मेड रिस्क। नेचुरल रिस्क कौन से होते हैं? जो नेचुरल क्लैमिटीज वाले होते हैं। नेचुरल क्लैमिटीज जैसे अर्थक्वेक हुआ, फ्लड हुआ, स्टॉर्म हुआ, साइक्लोन हुआ, ये सब होते हैं नेचुरल रिस्क। इससे क्या होता है? बिजनेस को हैवी जो है लॉस सफर करना पड़ता है, बिजनेस का कैपिटल पूरा नुकसान में चला जाता है और ये अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होती हैं, इसकी वजह से बिजनेस पे बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। फिर आता है मैन मेड रिस्क। मैन मेड रिस्क में सबसे पहला आता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। जैसे हम पुराना जमाना देखें, पहले इतनी ज्यादा मशीनरीज नहीं होती थी तो वर्कर्स और एम्प्लॉयज की ज्यादा जरूरत पड़ती थी, पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज चेंज होती जा रही है, मशीनरीज आ रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ता जा रहा है। और साथ साथ में अगर कोई बिजनेस अपनी टेक्नोलॉजीज में चेंजेस नहीं लाता है तो उसका बिजनेस धीरे धीरे बंद हो जाता है। आज हम देखें कि पहले जो है कपड़े सिलवाने के लिए टेलर्स के पास ज्यादा से ज्यादा लोग जाया करते थे, क्योंकि रेडीमेड कपड़े ज्यादा नहीं मिलते थे पुराने जमाने में मार्केट में। लेकिन आज का सिचुएशन कैसा है कि टेलर्स के पास जाने वाले नंबर जो है बहुत कम होते जा रहे हैं, तो उनके जो बिजनेस पे जो है इसका नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। तो ये होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। देन आता है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है ऑप्शन। हमारे पास एक ही यूज के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लें टूथपेस्ट का, तो टूथपेस्ट हमको जो है पतंजलि की भी अवेलेबल है, हमको पेप्सोडेंट भी अवेलेबल है, कोलगेट भी अवेलेबल है। तो यूज तो सबका सेम है, अपने दांतों की सफाई करनी है, लेकिन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, ऑप्शन हमारे पास वैरायटी बहुत सारे अवेलेबल है। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर डिवाइड हो जाते हैं। अगर मान लो कि मार्केट में खाली एक ही टूथपेस्ट मिल रहा हो कोलगेट, दूसरा कोई पेस्ट ही ना हो, तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उसी को यूज करेंगे तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करेगा। लेकिन जैसे जैसे पतंजलि आया और दूसरे दूसरे आते गए, वैसे वैसे उसकी डिमांड क्या होती गई? कम होती गई और वो कस्टमर्स डिस्ट्रीब्यूट होते गए। सो इट इज ऑल्सो द मेन मेड रिस्क ऑफ बिजनेस। फिर आता है कंपटीशन। अब कंपटीशन में क्या चलता है? हम बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार कस्टमर किसी दूसरे फैक्टर की वजह से किसी अदर प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, तो उसके अट्रैक्शन की वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड जो है मार्केट में कम हो जाती है। तो कॉम्पिटिटर कौन सी पॉलिसी बना रहा है वो भी हमको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये भी हमारे बिजनेस का एक बहुत बड़ा रिस्क है। कंपटीशन के बाद आता है लेजिस्लेशन। जैसे जीएसटी लागू हुआ, जब जीएसटी लागू हुआ तो बहुत सारे बिजनेसमैन ने इसका अपोज किया और बोला कि भाई हम जो है स्ट्राइक पे जाएंगे, बहुत कुछ हुआ, लेकिन आखिर में सबको फॉलो करना पड़ा। तो ये आता है पॉलिटिकल रिस्क।
मतलब गवर्नमेंट जो अपने हिसाब से अगर ट्रेड पॉलिसीज में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज में या फिर बिजनेस में कोई नए रूल्स लागू करती है तो उसकी वजह से कई बार कुछ बिजनेसमैन को फायदा होता है, कई बार कुछ बिजनेसमैन को नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये भी एक तरीके का मैन मेड रिस्क है। लेजिस्लेशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं, अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड। हमने देखा कस्टमर को तो हमेशा मार्केट में कुछ ना कुछ नया चाहिए और जैसे ही कुछ नया मिलता है तो वो न्यू प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड हो सकता है बढ़ भी जाए, हो सकता है डिक्रीज भी हो जाए, कम भी हो जाए। तो ये भी एक मैन मेड रिस्क है। अगर हमारी डिमांड डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो हमारे बिजनेस के लिए लॉस है। तो ये एक मैन मेड रिस्क है जिसके बारे में बिजनेस को हमेशा डिटेल स्टडी करनी चाहिए। फिर आता है फिजिकल रिस्क। फिजिकल रिस्क मतलब मार्केट में बिजनेस को अपनी एक रेपुटेशन बना के रखनी पड़ती है, एक जो है अपनी पोजीशन बनानी पड़ती है। कई बार कॉम्पिटिटर्स की वजह से जो है बिजनेस टोटली लॉस में चले जाते हैं और मार्केट से बिल्कुल गायब हो जाते हैं। तो ये होता है फिजिकल रिस्क। फिर आता है, ये थे हमारे नेचुरल रिस्क एंड मैन मेड रिस्क। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में।